हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग जीएस पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 18 सेट पेपर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस का ट्रेंड एनालिसिस करोगे पिछले 10 सालों का, तो आप लोग ये पाओगे कि 40 to 50% क्वेश्चन पेपर में रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, बस उनकी लैंग्वेज और उनका प्रेजेंटेशन बदला होता है, बाकी स्टैटिक क्वेश्चंस 40 to 50% पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही आए हुए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम लोग अपना आधा पेपर सही कर देते हैं तो आगे की जो स्ट्रैटेजी होती है हमारी, ये हो जाती है आपकी करंट अफेयर्स पे डिपेंड करेगी, और आपका ज्योग्राफी और उसके साथ साथ पर्यावरण के भी जो करंट मुद्दे हैं, अगर आप लोग वो कर जाते हो तो आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ और सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, खाली ज्योग्राफी और इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप लोगों को केवल यही फोकस नहीं करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हमें अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम वही कर ही रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं, उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी होते हैं। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है आर्ट एंड कल्चर पे, जो हमारा इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। क्लास को शुरू करने से pहले मेरी आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक किए बिना तो आपको चैनल से जाना ही नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें शेयर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पेयर ग्रुप्स जो भी हों वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की अनूठी संचार डाक व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। संचार व्यवस्था या डाक व्यवस्था के बारे में दिल्ली सल्तनत काल की बात हो रही है, तो जिस लेखक ने लिखा उसका नाम है इब्न बतूता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इब्न बतूता ने जाहिर तौर पर ये किस लिए लिखा था? व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सल्तनत काल में बहुत सारे कदम उठाए गए थे। ठीक है, जिनमें से एक डाक व्यवस्था या संचार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रोल रखती थी। इसमें क्या किया गया था कि सभी मार्गों पर सराय बनाए गए थे और अतिथि गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता ने बताया है, डाक प्रणाली में जो दक्षता थी उससे वह भी बहुत चकित था। इसमें न केवल सूचना भेजने के लिए लंबी दूरी पर सूचना भेजने की जो तैयारी होती थी वो हो रही थी, साथ ही साथ ऋण लेने की सुविधा भी दी जा सकती थी। ठीक है, और डाक व्यवस्था इतनी कुशल थी कि सिंध से लेकर के दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगते थे, लेकिन डाक व्यवस्था से गुप्तचर केवल 5 दिनों में खबर पहुंचा देते थे। तो उसने, इब्न बतूता ने जो है डाक व्यवस्था को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है। अपने कलाकृतियों के जो भी कलाकृतियाँ उस समय चल रही थी उनको भी बताया है अपनी रचना में। ठीक है, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था इब्न बतूता ने बताई। एक घुड़ चौकी, इसे उलूक कहा जाता था। हर 4 मील पर क्या होता था कि दूसरे घुड़सवार तैनात रहते थे, तो जो भी पैगाम या जो भी चिट्ठी दी जाती थी वो 4 मील तक एक बंदा लेकर के जाएगा, यहाँ पर दूसरा बंदा खड़ा है वो आगे लेकर के जाएगा, यहाँ से वहाँ, फिर आगे ऐसे करके गंतव्य के हिसाब से बदलते जाते थे चिट्ठियाँ ले जाने वाले। ठीक है, दूसरे प्रकार का क्या था? तो दूसरे प्रकार की जो डाक व्यवस्था थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? पद चौकी के नाम से जानते हैं। इसे दावा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सूची दे रखी है, एक तरफ दे रखे हैं यात्री,
ठीक है, जो आए भारत, और दूसरी तरफ उनका बिलोंग करने वाला देश कि वे किस जगह से आए थे। तो इब्न बतूता तो हमें पता है कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है ना, अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था। और मोरक्को से आपको याद आएगा कि अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेरी कोई जो क्लासेस हैं वो देखी होंगी, तो स्पेन और मोरक्को, ये स्पेन ऊपर की तरफ पड़ता है, मोरक्को ये इधर पड़ेगा, आपका अफ्रीका का कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है एक जल संधि जिसका कि नाम है जिब्राल्टर जल संधि। याद रखिएगा, स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी बने कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। भूगोल का क्वेश्चन हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, दैट डज नॉट मैटर्स, मैटर ये करता है कि आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। दुआर्ते बारबोसा, बारबोसा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये कहाँ से आया था, पुर्तगाली यात्री आया था, ये पुर्तगाल से आया था। अब्दुल रज़ाक जो है ये ईरान का था और ईरान के शाही राजदूत था, ये राजा के यहाँ से आया था। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था, वेनिस से आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये लिस्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा बर्नियर ने जो भारत के बारे में उल्लेख किया है उस बर्नियर के अनुसार कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो पहला जो कथन है, जागीरों का बार बार स्थानांतरण, ये बिल्कुल सही बात है। जागीरों का स्थानांतरण किया जाता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, भारत में कोई मध्य राज्य नहीं था, ये भी सही बात है, बर्नियर ने ऐसा ही लिखा है। शहर और कस्बों का बर्बाद होना, ये भी सही बात है, शहरों में बहुत ही दूषित हवा होती थी, तो इसी के बारे में उल्लेख किया है बर्नियर ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, मतलब सारे के सारे कथन सही हैं। बर्नियर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, यूरोपीय यात्री था, ये एक चिकित्सक, यात्री और राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी था, ठीक है। ये कब से कब तक भारत रहा था, 1656 से 1668 तक, ये 12 वर्षों तक भारत में रहा था। और दारा शिकोह के निधन के बाद सम्राट जो शाहजहाँ थे, दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। और ये मुग़ल सम्राट औरंगजेब के दरबार से भी जुड़ा रहा। इन्होंने जो रचना लिखी उसका नाम क्या है, ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ठीक है। और कब, किसके शासनकाल में लिखी, ये औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया है इन्होंने। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मुनुची जो है या मनुची जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। रॉल्फ फिच ये अकबर के शासनकाल में आया था। और बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था। हमने अभी पढ़ी ये बात कि शाहजहां का जो पुत्र था बड़ा दारा शिकोह, उसका चिकित्सक भी रहा ये, और औरंगजेब के शासनकाल तक ये भारत में रहा, ठीक है। लेकिन विलियम नॉरिस जो है ये बाबर के शासनकाल में नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब जो विलियम नॉरिस है कहाँ से आया था एक बार देख लेते हैं। ये आया था लंदन से, मुग़ल साम्राज्य में भेजा गया था और 1699 में इसे बड़े पैमाने पर निष्पादित किया गया था दूतावास में, ठीक है। इंग्लैंड के राजा का एक कमीशन जो है उसी के द्वारा इसको भेजा गया था। और किसके दरबार में आया था, औरंगजेब के दरबार में आया था। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मोरक्को का कौन सा यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1334 में अफ़गान पहाड़ों की यात्रा करके भारत पहुंचा था। तो अभी हमने पढ़ा था मोरक्को का जो यात्री था उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। कब आया, 1334 में आया। किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इसी का जो शासनकाल चल रहा था तो उसे सल्तनत काल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अल बरूनी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सी भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। और आगे कह रहा है ये कथन सरल और स्पष्ट शैली में लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है, किताब उल हिंद अरबी में सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई है, तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। यह धर्म और दर्शन
त्योहारों, खगोल विज्ञान, वजन और माप जैसे विषयों पर एक विस्तृत पाठ है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 और 2 दोनों, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। किताबुल हिंद के बारे में थोड़ा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये एक विशाल पाठ है जिसे धर्म, दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, शिष्टाचार, रीति रिवाजों, सामाजिक जीवन, वजन, माप, मूर्तिशास्त्र, कानून और माप जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अल-बरूनी जब भारत में यात्रा करने आया तो भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के बाद में उसने ये किताब लिखी थी। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थापित कीजिए या व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब ये जो भी हैं आपको ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 जो दे रखे हैं, ये पुस्तकों के नाम हैं। हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई और फिर बाद तक के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखी गई पुस्तक वो है कविराज मार्ग। ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में। उसके बाद वडाराधने, ये जो है वडाराधने, ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में लिखी गई। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो 4 नंबर हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आएगा। उसके बाद लिखा गया 10वीं 11वीं शताब्दी में लोकोपकार। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे पहला आएगा। और शब्दमणि दर्पण ये सबसे लास्ट में लिखा गया, इसलिए ये आ जाएगा हमारा सबसे लास्ट में। तो जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, 4, 3, 1, 2। अब मैंने यहाँ पे जो भी ये कृतियाँ हैं उनके बारे में जो फैक्ट्स दिए हैं इनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। कविराज मार्ग 9वीं शताब्दी में लिखा गया। कब? अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा। ठीक है, ये कन्नड़ सम्राटों में से एक थे और राष्ट्रकूट साम्राज्य के दौरान इन्होंने कर्नाटक पर शासन किया था। तो अब यहाँ से हमें 4 बातें पता चली। पहली है कविराज मार्ग 9वीं शताब्दी में लिखा गया, अमोघ वर्ष के द्वारा ये लिखा गया था। अमोघ वर्ष कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और इन्होंने कर्नाटक पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अगले पे आएंगे। अगला है वडाराधने। तो वडाराधने कब लिखा गया? 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया होगा। करेक्ट नहीं दिया है, 9वीं या 10वीं है। जैन भिक्षु के द्वारा ये लिखा गया था। उनका नाम था शिवकोटियाचार्य। ठीक है, शिवकोटियाचार्य के द्वारा लिखा गया। ये कन्नड़ साहित्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। कन्नड़ साहित्य है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रकाशित करने वाली कहानियाँ इसमें दी गई हैं। लोकोपकार की बात करें अगर, तो ये भी जैन शासक के द्वारा लिखा गया। उनका नाम क्या था? चामुंडराय द्वितीय। ठीक है, 11वीं शताब्दी में लिखा था। अगला जो आता है शब्दमणि दर्पण। शब्दमणि दर्पण भी एक कन्नड़ व्याकरण है। 1260 ईस्वी में लिखा गया और किसके द्वारा? केसी राजा के द्वारा लिखा गया। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्षेमेंद्र की समय मृतका समाज के विभिन्न क्षेत्रों में के कारनामों का वर्णन करती है। तो जो समय मृतका है, समय मातृका, वैसे इसको मातृका पढ़ा जाता है। ठीक है, जो ये नीचे लगा होता है इसे री पढ़ते हैं। ठीक है, समय मातृका ये स्त्रियों के बारे में बताती है। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। स्त्रियों का उस समय के समाज में क्या क्या उन्होंने कार्य किए, उनका क्या क्या योगदान रहा समाज में, ये सारी बातें बताती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मजमा उल बहरीन, वेदों का संकलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तबकाते नासिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तबकाते नासिरी जो है मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मुंतखाब उत तवारीख। ठीक है, ये उर्दू के शब्द हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी मुंतखाब उल तवारीख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। देखिए, मिडविल हिस्ट्री का जो कला और संस्कृति है वहाँ पर ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और कुछ वास्तुकला है, ठीक है, वो याद रखने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है तब हमको याद रखने में दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मेन चीज़ें पढ़ लेंगे तो वहीं से ही हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे।
अब इसके बारे में बताया गया है कि मुंतखाब अल तवारीख जो है अब्दुल कादर बंदायूनी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1950 के पूर्वार्ध में इन्होंने लिखना शुरू किया था। और 1950 नहीं, 1590 के पूर्वार्ध में लिखना शुरू किया था और 1595 में ये पूरी हुई थी। ठीक है, अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कीर्तन घोष की रचना की? तो कीर्तन घोष की रचना किसके द्वारा की गई थी? शंकर देव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब शंकर देव कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शंकर देव जो थे असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने जो शिक्षाएं दी, इन्हें भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। ठीक है, ये सर्वोच्च देवता के रूप में विष्णु पर विश्वास करते थे। उन्होंने नाम कीर्तन, सत्संग में भगवान के नाम, इन्हीं के पाठ पर, उनके नाम जपने पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? श्री रामानुजाचार्य प्रख्यात शिक्षक और अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। देखिए, शिक्षक तो वह हो सकते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत के संस्थापक नहीं थे। वे कौन थे? वे शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य थे कौन? अद्वैत वेदांत के संस्थापक। इन्होंने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया शंकराचार्य जी ने, इसे अद्वैत वेदांत कहा जाता है या अद्वैतवाद कहा जाता है। तो पहला जो कथन है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? श्री रामानुजाचार्य ने नवरत्न नामक 9 ग्रंथ लिखे। ये सही बात है, इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 1017 में इनका जन्म हुआ था और इनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके माता पिता कौन थे? इनकी माता जो थी कंथी, मथी और असुरी केशव, इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और इन्होंने जो वेदांत नहीं, इन्होंने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया उसका नाम क्या है? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कथन 1 किस लिए गलत हो गया? क्योंकि वहाँ पे अद्वैत वेदांत दे रखा है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको दर्शन दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? संत दे रखे हैं। अब हमें बताना ये है कि कौन सा जो कथन बनता है, कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया था, सही बात है। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया था, तो ये गलत हो जाएगा। द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, ये भी गलत है। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे ये कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, तो हमारा जो सही हो जाएगा 1, 2 और 5 है। तो अब देखते हैं ये वाला किस में है ऑप्शन नंबर 4 में 1, 2 और 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और तर्क पर विचार कीजिए। तो अभिकथन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत की अवधि के सभी सूफी संत आदेशों में चिश्ती सिलसिला के प्रमुख और लोकप्रिय था। ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सल्तनत काल में जो चिश्ती सिलसिला था, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बहुत ही प्रमुख और लोकप्रिय था। अब कारण आर क्या है? चिश्ती सिलसिले का प्रभाव भारत के कई हिस्सों जैसे राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा और दक्कन पर था। ये भी सही बात है और ये स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, उदयगिरी के गुफाओं में पाए जाते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 जो पहला है कथन, ये सही हो जाएगा। ये अरबी लिपि में खुदी हुई है, अरबी लिपि में नहीं खुदी हुई है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है अरबी लिपि में नहीं खुदा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में है ये, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। किसके द्वारा ये खुदवाया गया था? ये कलिंग राजा खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था, अंकित करवाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा।
अब इसमें प्राकृत भाषा के मध्य पश्चिमी रूप में 17 रेखाएं हैं जो उदयगिरी पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में हाथी गुम्फा नामक प्राकृतिक गुफा के अतिवृष्टि भाव पर गहरी कट ब्राह्मी लिपि में है। तो मतलब प्राकृत भाषा है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, ठीक है, अरबी नहीं है भाषा। तो दूसरा कथन हमारा इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, भाषा कौन सी है, प्राकृत है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको शिलालेख दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, राजाओं के नाम दे रखे हैं जिन्होंने ये शिलालेख खुदवाए, ठीक है। तो नाना घाट का जो अभिलेख है ये नागानिका के द्वारा खुदवाया गया था, ठीक है। नागानिका 3 से मैच कर देंगे इसको। उसके बाद नासिक अभिलेख इसके द्वारा खुदवाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बालाश्री के द्वारा खुदवाया गया था। हाथी गुम्फा हमने अभी पढ़ा, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था। माय कोडोनी का जो शिलालेख है, माय काडोनी भी इसे कह देते हैं, माय काडोनी यहाँ पे यही है, कहीं कहीं आपको कोलोनी भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सेम बात है। माय काडोनी का शिलालेख किसके द्वारा, पल्लो मई के द्वारा लिखवाया गया था। तो इसको 1 से मैच कर दीजिए। तो ये आपकी मैचिंग हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली साल जो मतलब पिछली साल नहीं, इसके पहले के वर्षों में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, एक तरफ आपको ऐतिहासिक चित्रकला दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, काल दे रखा है कि ये चित्रकलाएं कौन से काल में बनाई गई। तो जो भीमबेटका की शैल चित्रकला है ये मध्य प्रदेश में है, ये पूरा पाषाण काल में बनाई गई थी। तो ये सही बात है, पहला करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक की जो ग्रेनाइट शैल पर चित्रकला उकेरी गई है ये नव पाषाण काल की है, ये भी सही बात है। सिट्टान वासल गुफा चित्रकला जो है ये कांस्य युग की नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। सिट्टान वासल गुफा चित्रकला ये कांस्य युग की नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा पहला और दूसरा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहला दूसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोमस ऋषि गुफा के बारे में पढ़ते हैं। यह बिहार की बाराबर पहाड़ियों में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। बिहार में बाराबर पहाड़ियों के पास लोमस ऋषि बाराबर पहाड़ियों पर ही अवस्थित है, तो पहला सही हो जाएगा। यह खुदाई जैन मुनियों के लिए गई थी, जैन मुनियों के लिए नहीं की गई थी, बौद्ध ऋषियों के लिए की गई थी। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर जो अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है, किस पल्लव राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें राजसिम्हा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था महाबलीपुरम का तट मंदिर, ठीक है। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो रामप्पा मंदिर, यहाँ पे राम आ रहा है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। रामप्पा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का नाम जो है रामलिंगेश्वर मंदिर भी है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इसको रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। अब इसका नाम रामप्पा कैसे पड़ा, इसके पीछे कहानी ये है कि जो मूर्तिकार था उसी के नाम पर, रामप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर पड़ गया। कहाँ पर मिलेगा ये आपको, तो तेलंगाना के मुलुगु जिले में वेंकटपुर मंडल के पास पालमपेट गांव में मिलेगा रामप्पा मंदिर, ठीक है। स्थापत्य कला शैली कौन सी है, काकतीय शैली है, ध्यान रखिएगा, काकतीय शैली या काकतीय शैली। रामप्पा के नाम पर, जो कि मूर्तिकार थे इसके, उन्हीं के नाम पे पड़ा। 1213 ईस्वी में काकतीय शासन के काल के दौरान रेचेरलरा रुद्र के निर्देशों के अनुसार इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषताएं नहीं है। देखिए मंदिर वास्तुकला में 3 शैलियां आपको मिलेंगी, नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली, ठीक है। द्राविड़ शैली जो है ये पूरी तरीके से दक्षिण भारत में चलती है, नागर शैली उत्तर भारत में है, और जो बेसिर शैली है ये नागर शैली और द्राविड़ शैली का मिला जुला प्रतिरूप है। मतलब दोनों के गुण यहाँ बेसर शैली में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे अवस्थित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके
इसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। ये भी सही बात है। शिखर घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर ऊंचे उठते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। शिखर जो है कुछ इस तरीके से घुमावदार तरीके से ऐसे उठे हुए होते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख तत्व गोपुरम है। गोपुरम सबसे प्रमुख तत्व नहीं है, क्योंकि नागर शैली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। गोपुरम द्राविड़ शैली में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नागर शैली की विशेषता गोपुरम नहीं है। अब ये बातें जो मैंने आपको बताई वो देखिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ मूर्तियां दे रखी हैं, तो किस राजवंश ने कौन सी मूर्ति का निर्माण कराया, हमें उसे मैच करना है। तो पश्चिमी गंग राजवंश जो था, इन्होंने जिस मूर्ति का निर्माण करवाया ये थी गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। ये जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, हर 10वें वर्ष इनका मस्तकाभिषेक भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चोल राजवंश ने जिस मूर्ति का निर्माण कराया ये है नटराज की मूर्ति, ठीक है। गुप्त राजवंश में आपको मिलेगी सारनाथ की जो बलुआ पत्थर की मूर्ति है, ये है, ठीक है। मौर्य राजवंश में आपको यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलेगी, जो कि मौर्य राजवंश के काल में निर्माण हुआ। तो ये मैचिंग हो गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश के तहत बनाई गई मूर्तिकला गंगा का अवतरण कहाँ पर अवस्थित है। तो पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम में एक मंदिर का निर्माण कराया था जहाँ पर गंगा का अवतरण दिखाया गया है। तो अब महाबलीपुरम हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किस इमारत और उद्यान का निर्माण कराया गया था। तो शाहजहां ने जिस इमारत और उद्यान का निर्माण कराया, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, और उसके बाद आगरा में मोती मस्जिद जो कि आगरा के किले के अंदर है उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो पहला और तीसरा जो है, जहांगीरी महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। तो पहला और तीसरा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किस किले में पंचमहल है। तो पंचमहल मिलेगा आपको फतेहपुर सीकरी के किले में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो मुगल काल में चित्रकला शैली चलती थी उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। इन विशेषताओं को हमें पढ़ना है और बताना है। ऊपर दिया गया कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो मुगल चित्रकला शैली के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत है कि ये यूरोपीय चित्रों से प्रभावित नहीं थी। मुगल चित्रकला शैली यूरोपीय चित्रों से प्रभावित हुआ करती थी, ठीक है। तो पहला वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तूतीनामा को मुगलों की सबसे पुरानी पेंटिंग माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तूतीनामा जो है मुगलों की सबसे पुरानी पेंटिंग है। मुगल पेंटिंग ज़्यादातर चित्रों के अपवाद के साथ युद्ध के विषयों के इर्द गिर्द घूमती थी, ये गलत बात है, क्योंकि जो मुगल चित्रकला शैली में उस समय के जो चित्रकार होते थे, मंसूर, बिशनदास, ये अलग अलग विषयों पर चित्रकारी करते थे। मंसूर ने बहुत सारे नेचर से जुड़े हुए चित्र बनाए हैं, उसके साथ साथ शिकारी चित्र भी बनाए हैं, शिकार करते हुए पक्षियों के चित्र बिशनदास के द्वारा बनाए गए। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा पहला और तीसरा बनेगा, ठीक है। यही दोनों कथन गलत हैं, दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, वह मुगल चित्रकार कौन थे जो शिकार का चित्र बनाने में निपुण थे। देखिए अभी मैंने नाम लिया था, मंसूर उनका नाम हो जाएगा। मंसूर जो है शिकार के चित्र बनाने में निपुण थे, ठीक है। बिशनदास भी मुगल काल के ही चित्रकार हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ली चित्रकला से संबंधित है और सही है। तो वर्ली चित्रकला से जो कथन संबंधित है ये है ऑप्शन नंबर 4, परंपरागत रूपों से घरों की दीवारों को चावल के आटे से रंगा जाता है। और वर्ली चित्रकला कहाँ पर बनाई जाती है, महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की चित्रकला है। आटे के चावल से दीवारों पर डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मृद भांडों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पॉलीक्रोम चित्रित मृद भांड आमतौर पर पाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यही कथन गलत है, पॉलीक्रोम से चित्रित मृद भांड नहीं पाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यही वाला कथन गलत है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, पिछले साल के एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चंस थे ये। तो इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा, और
चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरी।